नमस्कार। हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं भूपेंद्र चौहान। आज हमारे साथ 3 दिग्गज जुड़े हैं। बीजेपी से शादाब समधी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सुजाता पॉल जी जुड़ी है हमारे साथ, कांग्रेस से हैं। और मीनाक्षी जी जुड़ी हैं जो यूकेडी से हैं, अपना पक्ष रखेंगे। और आज जो हमारा मुद्दा है, आज केदारनाथ में, बाबा केदारनाथ में आज मोदी जी आए हैं और मोदी जी ने आज वहां पर मूर्ति का भी आगमन किया है। और कुछ जो पुरानी जितनी भी उनकी किया हुआ कार्य था, आज लगभग लगभग काफी पूरा हो चुका है और कुछ का उन्होंने लोकार्पण किया है। तो आज इसी मुद्दे पे हम सबसे पहले शादाब जी से बात करेंगे। शादाब जी, आज मोदी जी आए हैं और मोदी जी ने बहुत सारी घोषणाएं भी की हैं, कुछ पैसा भी आवंटन किया है। लगभग 409 करोड़ रुपए का जो उत्तराखंड में उन्होंने दिया है। और लगभग अगर बात करें 225 करोड़ का लगभग पूरा हो चुका है। और इसमें कांग्रेस ने आज एक ऑब्जेक्शन किया था कि वहां पर जो आज मोदी जी आए हैं, उन्होंने वहां पे जो लाइव प्रोग्राम किया है, उनको आज ये लगा कि ऐसी जगह पर लाइव करना अपना एक प्रचार है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मुझे लगता है आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी उत्तराखंड के दौरे पर आए थे और उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ जो वादा उत्तराखंड के लोगों से किया था, उन्होंने कहा है कि उस वादे को हम पूरा करेंगे। और जिस तरह से पूरे देश ने देखा कि कैसे बाबा केदार के द्वार से उन्होंने तमाम जितने भी ज्योतिर्लिंग हमारे हैं, दिव्य ज्योतिर्लिंग, वहाँ से लाइव किया और पूरा देश एक धागे से पिरो दिया। और वहाँ पे जिस तरह से उन्होंने आह्वान किया कि उत्तराखंड में अब इसमें कोई शक नहीं है कि रास्ते आसान हो गए हैं। रास्ता दिल्ली से देहरादून की दूरी घटी है और ज़्यादा घटने वाली है। ऑल वेदर रोड बन रहे हैं, पहाड़ पे ट्रेन जा रही है, एयरपोर्ट्स की मैं आपको कायाकल्प हो रही है, मैं एक बार रोकना चाहूंगा, एयरपोर्ट्स आ रहे एक हैं। बार रोकना चाहूंगा, शादाब जी रोकना चाहूंगा। रविंदर सिंह आनंद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी से। जी, आप कंटिन्यू कीजिए, आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी। शादाब जी, आप कंटिन्यू कीजिए। तो मैं केवल इतना कह रहा था कि माननीय मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था और उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ अपने, क्योंकि जब वो सक्रिय राजनीति में भी नहीं थे तब भी उनकी आस्था बाबा केदार के ऊपर रही है। और कई बार ये लोगों को राजनीति दिखती है, लेकिन भक्त अपने ईश्वर से मिलने आया है। तो जब भक्त ईश्वर से मिलने आता है तो भक्ति होती है। हाँ, कुछ लोगों को इस बात से दिक्कत हो रही है कि जी आपने तो उसे अखाड़ा बना दिया। मैं जी, मैं एक बार सुजाता जी के पास आना चाहूंगा। शायद शादाब जी का कुछ लिंक में प्रॉब्लम है। सुजाता जी, आप आज अगर बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो आज मोदी जी आए हैं, मोदी जी ने जो है एक मंदिर के बाहर आकर के अपने उन्होंने वहां पे लोकार्पण किया और साथ में एक प्रचार किया है अपना। इसको आपकी जो पार्टी है वो किस तरह से देख रही है? ऐसा क्या कारण लगा कि आपको कि पार्टी को कि ऐसा वो अपना प्रचार कर रहे हैं, जबकि वो एक भक्ति के उसमें गए थे? अच्छा, आपको भक्ति लग रही थी? अच्छा, भगवान के द्वारे आप जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, क्योंकि भगवान आपकी झोली भर देते, राइट? आप भक्त की तरह गए, आप देश के प्रधानमंत्री की तरह गए, या भारतीय जनता पार्टी के इवेंट मैनेजर बन के गए? ये सवाल अगर कोई भी स्वयं से पूछेगा तो जवाब आपको वैसे ही मिल जाएगा। चलिए, अगर वो नहीं भी समझ में आता है तो आपको मैं कुछ बातें जरूर गिनवाना चाहती हूँ। आई मी माई सेल्फ, मैं, मेरा, मुझ में, मुझसे, ये है हमारे सो कॉल्ड यशस्वी प्रधानमंत्री। मगर जो नेता नहीं बन पाए देश के, जो नेता बन के रह गए भारतीय जनता पार्टी के, आज
अयोध्या के गौरव की बात कर रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं अयोध्या का गौरव नहीं था। आप मुझे बताइए, जो आप लोगों की उम्र जितनी भी होगी, हम सब की उम्र जितनी भी है, हमने तो कभी सुना ही नहीं कि अयोध्या का गौरव नहीं था। अयोध्या का गौरव मोदी जी ने बनाया। मतलब भगवान से ऊपर रखने की बीमारी किसको है? मोदी जी को। और देखिए ये क्या कर रहे हैं इस वक्त, इनका एक ही एजेंडा है कि चुनावी मोड में ये पहुंच गए। ये जानते हैं इनकी बॉडी लैंग्वेज आपने देखी, आज बॉडी लैंग्वेज वो नहीं थी, क्योंकि पंडा पुरोहितों ने कह दिया था कि भाई वो चोगा पहन के मत आना, और इन्होंने वो किया। मगर एक कैमरा वाला साथ में था। आपने अगर तस्वीरें ठीक से देखी तो कैमरे वाले को वो बार बार कह रहे थे, आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि पे जब पहुंचे तो उन्होंने मतलब इशारा किया कि अंदर आ जाओ। मतलब वो समाधि मतलब में पे जा रहे हैं, अपनी पूजा आराधना करेंगे, वहां पे उन्हें कैमरा वाला चाहिए। आपने वो तस्वीरें भी देखी होगी जब वो परिक्रमा कर रहे थे, वो भी रेड कारपेट पे। अरे भगवान के सामने रेड कारपेट, सोच के देखिए। जो कैमरा वाला था वो तो नंगे पांव जा रहा था, और प्रधानमंत्री के पांव में चाहे मोजे ही रहे होंगे, दिख तो जूते रहे थे। वो लेके फिर गर्भगृह के अंदर की तस्वीरें दिखाई जा रही थी। तो मुझे बताइए कि उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री देने वाला जब ये बात कहता है कि देश जो है अब डरपोक नहीं रहेगा, तो पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के तो कार्यकर्ता, नेता, इवन मुख्यमंत्री डरपोक होते हैं। और ये बता रहे हैं कि हम डरपोक नहीं रहना चाहते, भारतीय कभी डरपोक नहीं रहा। मगर शायद वहां पे अपने मन की बात कर रहे थे, क्योंकि ये डरपोक है। आप मुझे ये भी बताइए कि बाबा केदार के प्रांगण में कौन से नारे लगने चाहिए? ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, या साथ में अगर कुछ और आपने कहना है तो कहिए ओम नमः शिवाय। वहां पर अपने नारे लगवाना, क्या ये उनको शोभा देता है? जिस तरह की वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा रूढ़ियों से जोड़ दिया गया था, रीति रिवाजों को कुछ लोगों ने जोड़ दिया। किसकी बात कर रहे हैं? वो उनकी बात कर रहे हैं जो साइंटिफिक टेम्पर देश में लाना चाहते हैं और बात को घुमा रहे हैं, क्योंकि हर एक के धर्म का सम्मान करना हमेशा से हर भारतीय ने जाना है, जो आज कहीं पे नहीं होता है। आपने देखा त्रिपुरा में चुन चुन के मुसलमानों की दुकानों को जलाया गया, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। रूढ़िवादी बातें जो करता है कि रूढ़ियों से आप धर्म को जोड़ रहे हैं और लोगों को गलत बता रहे हैं, वो संविधान में विश्वास नहीं करता। ये देश के प्रधानमंत्री की तरह नहीं, ये बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरह। मगर एक बड़ा मजेदार कार्यक्रम मैंने देखा जब मैं देख रही थी प्रधानमंत्री जी के केदारनाथ का कार्यक्रम। उसमें एक नेशनल चैनल पे जो भक्त जन जा रहे थे उनसे पूछा जा रहा था कि प्रतिक्रिया। तो उसमें किसी ने कहा हर हर महादेव, किसी ने कहा हर हर मोदी, घर घर मोदी। और मातृशक्ति से जब पूछा तो मातृशक्ति ने कहा हम मोदी को नहीं मानते क्योंकि महंगाई बहुत, और उसमें कट और पुष्कर सिंह धामी दिखने लग गए, जो अपना भाषण उस वक्त देख रहे थे। तो मुझे खुशी हुई कि मैं अपने मुख्यमंत्री का भाषण तो सुन पा रही थी कम से कम। लेकिन उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री देने वाली प्रचंड बहुमत की सरकार है, और मोदी जी कहते हैं कि उनको बड़ी बड़ी चिंता है हमारे देश की। उनको 130 करोड़ लोगों की आवाज सुनाई दी कि केदारनाथ दोबारा कैसे खड़ा होगा, पर मुझे सुनाई दी इतने लोगों की आवाज। आप मुझे बताइए, क्या ये संशय या शक किसी के भी मन में रहा होगा कि केदारनाथ दोबारा नहीं खड़ा होगा? ये बाबा केदार यानी कि शिव भगवान की हम बात कर रहे हैं, जहां शिव की शक्ति हो, वहां पे कैसे वो दोबारा नहीं खड़ा होगा? ये विश्वास तो आपके और मेरे मन में था ना, और हम सब में, चाहे वो शादाब जी हो, रविंद्र जी हो या मीनाक्षी जी हो, हमें पता था कि दोबारा से हम खड़े हो जाएंगे और केदारनाथ को फिर से एक नया स्वरूप मिलेगा। मगर उसका जो ओरिजिनल स्वरूप है वो नहीं बदला जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज का भाषण जो है वो राजनीतिक भाषण था, जिसमें प्रधानमंत्री जी को ये भी देखना चाहिए था कि वो क्या कह रहे हैं। कम से कम उसको एक चुनावी भाषण की तरह ना रखते तो शायद उसका स्वागत किया जा सकता था। लेकिन वो जिस तरह की बात कर रहे थे, पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी के बारे में मैंने सोचा, और हमारे तो नौजवान कह रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं। तो मैं गलत हो सकती हूँ, मगर हमारे नौजवान तो नहीं। हड़ताल प्रदेश है, जनता सड़कों पे है, और हमारे पंडा पुरोहित आज इस बात पे उन्होंने आंदोलन नहीं किया, मतलब नारे नहीं लगाए,
इस बात पे कि उनकी वार्ता कराई जाएगी प्रधानमंत्री जी के साथ। अब हुई या नहीं ये पंडा पुरोहितों से पता अब चलेगा। एक इसी पे मैं एक शादाब जी से क्वेश्चन, शादाब जी आज कांग्रेस ने इसका बहुत दूर, मतलब कह सकते हैं कि आप उनको बहुत बुरा लगा कि एक पूजा के स्थान पर मोदी जी अपना प्रचार कर रहे हैं और रेड कारपेट पे, अभी जैसे सुजाता जी ने भी बोला है, और इस तरह की जो प्रतिक्रिया आ रही है, आपको क्या लगता है कि क्या ये एडवर्टाइजमेंट था या सिर्फ एक नॉर्मल रूटीन से ऐसा हो गया? देखिए, बड़ी बदकिस्मती है कि हमारा विपक्ष इतना हल्का है कि वो धर्म के नाम पर अंदर तक जाके उसे मौका चाहिए कि किसी धुएं के छल्ले का सांप बनाया जाए। लोग तो रस्सी का सांप बनाते हैं, धुएं के छल्ले का सांप बना सकते हैं। और मैं ताज्जुब कर रहा हूँ, बोल कौन रहा है? भूल गए 1981 में इंदिरा गांधी ने देवबंद से बड़े मजमे के सामने अपना शंखनाद किया था, तो क्या याद था तब कहां चले गई थी चाल, चरित्र और चेहरा? तब क्या दिख रहा था, क्या करना चाह रहे थे? और हमें बता रहे हो आज बड़ी दिक्कत हो रही है इन लोगों को। आज ये कह रहे हैं कि वहां बाबा के द्वार पे क्या करने चले गए, वहां रेड कारपेट क्या चाह रहे हो? क्या सनातन धर्म के मानने वाले सदियों तक ऐसे ही पड़े रहे, उनके पास वो अपने देवी देवताओं के बारे सामने रेड कारपेट भी ना बिछाएं? ठीक है, ये बड़ी बात है कि देश का प्रधानमंत्री एक नहीं 5वीं बार बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंचा। पूछिए जरा, आपदा आई, कहां थे राहुल गांधी जी? कहां थी सोनिया जी? कहां थे प्रियंका जी? सब गायब। अब आएंगे कपड़ों के ऊपर जनेऊ लेके मंदिर आएंगे, अपना जनेऊ दिखाएंगे। अब दिखाएंगे ये लोग जो कहीं और जाते थे, जो टोपी पॉलिटिक्स करते थे, आज मजबूर हो गए। आज मजबूर हो गए हैं मंदिरों में, शिवालय में जाने के लिए। एक्सपोज हो गए, अब कह रहे हैं हम जल चढ़ाएंगे। अरे इतने पाप किए हैं, ये अब जल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। और हम तो कह रहे चलो ठीक है, अपनी माफी मांगो और जल चढ़ाओ, कम से कम मंदिरों में तो आ रहे हो। ये मेरी विचारधारा की चीज है। ये लोग जो केवल और केवल, इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल सही कहा सुजाता जी ने, इनको तो केवल लेना देना सत्ता से है, सत्ता तक पहुंचना है। चाहे टोपी लगानी पड़ जाए, चाहे दाढ़ी बढ़ानी पड़ जाए, चाहे क्रॉस डालना पड़ जाए, कुछ करा लो इनसे, इन्हें सत्ता चाहिए। अभी सत्ता के समय जी जितना झूठ बुलवाना चाहे उतना बुलवा लीजिए इनसे, चाहे कपड़ों के ऊपर जनेऊ लेके घूम जाओ तो घूमेंगे। मैं केवल इतना पूछ रहा हूँ, सुजाता जी बताएं। सर मेरा प्रश्न आने दीजिएगा भूपेंद्र भाई। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि आज देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड आए, और उत्तराखंड आने के लिए उन्होंने बाबा केदार का, क्योंकि वो बाबा केदार से प्यार करते हैं, उनके भक्त हैं, आज नहीं है पहले से हैं, और वो आते हैं। और बाबा केदार जब राजनीति में भी नहीं थे तब भी वो वहां पर उन्होंने अपना जीवन का एक बहुत बड़ा समय वहां पर गुजारा। लेकिन जो लोग नहीं जानते उनकी तो बात जाननी थी कि उन्हें विचारों को जानने की आवश्यकता भी नहीं है। इनको अच्छा लगता है अगर कोई नेता देवबंद से जाके अपने कार्य की प्रारंभ करता है तो वहां तो ये सहयोग करते हैं, लेकिन अगर कोई देवभूमि बाबा केदार के द्वार से अगर कोई बात कहता है तो इनको दिक्कत हो जाती है। वहां आदि गुरु शंकराचार्य की इतनी बड़ी मूर्ति की स्थापना की गई, जो ध्वस्त हो गई थी, जो खंडित हो गई थी, उस खंडित मूर्ति के बदले एक नई मूर्ति लाए, वहां स्थापित की, केदारपुरी का निर्माण करा। आज देखते ही केदार नाथ जी दिख रहे। अरे भाई 55-60 सालों तक आपकी हुकूमत थी, किसने रोका था? कर देते ना, नहीं गए। एक रविंदर जी, आज आपकी बात का एक जवाब दे रहे हैं रविंदर जी। आप इटली जा सकते हैं, वहां दिक्कत नहीं होती आपको जाने में, लेकिन केदारनाथ मोदी नहीं जाते क्या कह रहे? कैमरा मोदी क्यों गए? लगा हुआ था जी, वहां कैमरे चल रहे थे, उत्तर तो ले। अरे भूपेंद्र जी, सर इटली को बोलने के लिए बिठा रखा है क्या? शादाब जी हो गया, एक मिनट, आप जरा रविंदर जी को जवाब देना चाह रहे हैं। हमने तो कहा शादाब जी, एक बार रविंदर जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोगों को। जरा रविंदर जी का एक वो ले लेते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ है, आपस तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, दोनों एक के बाद एक। भूपेंद्र जी ये क्या चल रहा है? चलिए आप एक पर रविंदर जी जवाब दे रहे हैं, एक पर रविंदर जी को जवाब दे रहे हैं। आपकी बात का रविंदर जी जवाब दे रहे हैं। रविंदर जी प्लीज। अभी तो सवाल भी नहीं पूछा मैंने, देखिए आप कहां से देंगे रविंद्र जी? इतना टाइम नहीं होता, शॉर्ट में बोला करिए।
शादाब भाई थोड़ा सा क्या बात सुनने है। की भी अच्छा, शक्ति शॉर्ट में रखो भी यार, बोलेंगे, बोलने ये की भी आप शक्ति है तो बताएंगे। सुनने की भी ठीक है रखो, सुजाता जी, बता दीजिएगा कितना जी बोलना है, उतना ही बोल लेंगे सुनने हम। की भी शक्ति रखो भाई, सवाल सुनने की भी पूछ शक्ति लेते हैं। रखो। देखिए, हमारा इस पर बिल्कुल स्पष्ट और साफ ये कहना है कि आज जो मैं ये बात हिंदू होने के नाते कह रहा हूं, आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने गर्भगृह में आकर के, केदारनाथ के गर्भगृह में आकर के जो अपना फोटो सेशन और लाइव वीडियो बनवाया है, शाहीन बाग वाले इस हिंदू पर कब से हो गए भाई? एक मिनट रुकिए। अरे भाई रुक जा, रुक जाओ, बोलने दो दूसरे को, सुन भी लिया करो। सुनने की शक्ति भी रखो, खाली बोलने की शक्ति नहीं, सुनने की शक्ति भी रखो। देखिए ऐसा है, मैं बीजेपी का हिंदू नहीं हूं, मैं भारत का हिंदू हूं। तुम तो ना हिंदू हो ना मुसलमान हो, समझ गए? इसलिए सुनने की क्षमता रखो, सुनने की अरे क्षमता रखो हमें भाई, मालूम है तुम सुनने की कौन हो, क्षमता रखो, तुम्हारी सुनने एबीसीडी की क्षमता जानते हैं रखो तुम कौन भाई, हो। सुनने की मुझे शक्ति रखो मुझे तुम्हारे भाई, सर्टिफिकेट सुनने की की जरूरत शक्ति नहीं, रखो। तुम्हारी खाली एबीसीडी चिल्लाने से तुम्हारी काम नहीं बनेगा शादाब एबीसीडी भाई। से वाकिफ तुम हूं तो ना मैं। हिंदू हो ना मुसलमान हो, मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूँ, ना तुम हिंदू हो ना मैं मुसलमान हो। भारतीय हूँ, तुम क्या मुझे बोलोगे? होना नहीं है। तुम क्या मैं बोलोगे इस भाई? मातृभूमि में तुम क्या पैदा बोलोगे? हुआ, मैं अरे तुम बोलोगे क्या? कर्म से तुम बोलोगे मुसलमान क्या? ना हिंदू हूँ, हो ना मैं मुसलमान हो। धर्म से मुसलमान क्योंकि हूँ। मुसलमान तुम्हारे होते तो सर्टिफिकेट इस की जरूरत पार्टी का नहीं है आप मुझे। साथ ना देते, राष्ट्रवादी और हिंदू तो हो मुसलमान ही हूँ, नहीं। मैं दलालों से तो बात नहीं इसलिए मैं करता। आपको कह रहा हूँ, दलाल सुनने नहीं की शक्ति बताएंगे रखो मुझे मैं भाई, कौन हूँ। सुनने की दलाल नहीं शक्ति रखो। बताएंगे मुझे, फोटो सेशन से मुझे काम नहीं दलाल नहीं चलेगा, बताएंगे। मुझे रविंद्र वो जी फोटो आप सेशन से शाहीन बाग राजनीति वाले नहीं नहीं बताएंगे होगी, कि मैं कौन हूँ, जो फोटो शाहीन सेशन बाग से में डंडा राजनीति खेल नहीं होगी खेलते हैं, भाई, षड्यंत्र करते हैं और लाइव वीडियो भागते हैं, निर्दोष बनाने हो से जाते हैं। वो राजनीति समझाएंगे नहीं हमें होगी, कि दलाल सिर्फ फोटो समझाएंगे सेशन से हमें, काम नहीं चलेगा। दलाल सुनने की नहीं शक्ति भी रखो, सुनने समझाएंगे की हमें कि शक्ति भी हम रखो। कौन जब है। दूसरे को कह रहे हो हमें ना, दलाल नहीं जब समझाएंगे। दूसरे को बोलोगे तो तुम्हें भी सुनने शक्ति की शक्ति रखिए होनी आप, चाहिए। झूठ बोलने वाले बताएं, सुनने की बेरोजगारी शक्ति का क्या रखो हुआ, मेरे भाई, क्या किया दिल्ली ने, सुनने उस की दिल्ली शक्ति का रखो। जवाब दे दीजिए। शीला हालत दीक्षित की खराब है फाइलों का तुम्हारी, जवाब दे दीजिए। हिमाचल में तुम्हारा क्या हुआ, औकात पता लग गई। उस कल ही तुमने 5 रुपए रेट कम कर दिए डीजल पेट्रोल के। अब जनता को ये समझ में आ गया कि तुम्हें हराना है और महंगाई को कम करना है। ठीक है, अब जरा सुन लो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, पंडा पुरोहितों पर एक शब्द लो, भाग गए। अब आप पंडा बोलो ना पुरोहितों पर, वो गए नहीं है, पंडा एक्चुअली उनका पुरोहितों पर सिग्नल वीक चल रहा है। पंडा पुरोहितों पर जी एक आप शब्द कंटिन्यू नहीं कीजिए। बोला गया, पंडा पुरोहितों पर एक शब्द नहीं बोला गया। अभी इतनी बड़ी आपदा आई, आपदा पर कोई बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं करी, सिर्फ ये उनका लाइव वीडियो सेशन और फोटो सेशन कार्यक्रम था। और देखिए, हम तो उत्तराखंडी होने के नाते उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन हमें आपत्ति इस बात से है कि जो गर्भगृह है जहां पर फोटो खिंचवाना, बड़े बड़े यार बोर्ड लगे हुए हैं, वहां पर बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं कि यहाँ फोटो खींचना सख्त मना है, और आप अपना बाहुबल दिखाकर, अपनी शक्ति दिखाकर वहां की लाइव वीडियो या पूरे वर्ल्ड को दिखाना चाहते हैं। क्या साबित करना चाहते हैं आप? साबित क्या करना चाहते हैं? पहली बात। दूसरी बात, हमारा ये कहना है कि इतनी बड़ी जो आपदा आई, जिस पर खुद इनके मुख्यमंत्री ने कहा कि 7,000 करोड़ का नुकसान हुआ, क्या उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई बात कही? नहीं कही। पंडा पुरोहितों पर इतना बड़ा जो मामला इस समय देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का चल रहा है, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई बात कही? नहीं कही। तो देखिए, और केदारनाथ के सामने आके, केदार घाटी में आकर के अहंकार भरे शब्द बोलना, तो शादाब भाई 2022 3-4 महीने रह गए हैं, बाबा केदारनाथ बहुत बड़ा दंड देंगे। अहंकार उन्हें बर्दाश्त नहीं है, चाहे रावण करें या मोदी करें। अहंकार का अधिकार सिर्फ भगवान को है, इंसान को नहीं है। अहंकार भरे शब्द बोलना कि मैंने करा दिया, अरे भाई तुम कौन हो तो कराने वाले? वो तो स्वयं ही कराने वाले हैं, स्वयंभू है वो खुद करा लेंगे। पर आप वहां उनके धाम में जाकर के ये कह रहे हैं कि मैंने केदारनाथ कराया। अरे यार, केदारनाथ का पुनर्निर्माण कराया, शर्म की बात है, हिंदुओं के लिए भी शर्म की बात है। और मैं आज इस चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि मैं भारतवर्ष का हिंदू हूं, मैं बीजेपी का या संघ का हिंदू नहीं हूं। जी रविंद्र भूपेंद्र जी, जी, अगर आवाज आपको जारी पता है। है कि 2 दिन पहले जो है मुख्यमंत्री भी गए थे और पूर्व मुख्यमंत्री भी गए थे, जो कि पुरोहितों ने, उन्होंने बहुत जोर से उन्होंने उनका काले झंडे दिखाए और उनका विरोध किया। शायद उनके बाद अभी जो मुख्यमंत्री जी हैं धामी जी, उन्होंने उनको समझा दिया है कि शायद वो कुछ करेंगे, यानी कि इस वजह से हो सकता है कि आज ये प्रधानमंत्री जी ने उस बारे में कुछ कहा ही ना हो, आश्वासन दे चुके हैं ऑलरेडी 2 दिन पहले। ये भी बहुत बड़ा कारण होगा कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने शायद पुरोहित को लेके कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया या कोई वहां चर्चा नहीं हुई। ये भी कोई कारण हो सकता है दादा भाई? देखिए, मुझे ऐसा लगता है
कि प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने कमिटमेंट्स की, हमने अपने कमिटमेंट्स को पूरा किया। 85% हमने जो घोषणा पत्र में अपने कहा था 85% काम पूरा कर दिया। और कमाल की बात ये कितनी खूबसूरत हंसी हंसते हैं ये कांग्रेस के लोग, ये इनकी गलत फहमियां दूर हो जाएंगी, चिंता मत कीजिए। हमने जैसे इनकी जमानतें जब्त कराई है ना चुनाव में, अभी दोबारा तैयारी हो रही है इनकी, इस बार हम इन्हें इकाई पे समेटेंगे। इनकी हंसी तब निकलेगी जब चुनाव परिणाम मार्च में आएंगे, तो इन्हें पता चलेगा कि हंसी किसे कहते हैं। और आम आदमी पार्टी की तो हम जमानतें 2-2 बार जब्त करा चुके हैं, तो इनकी तो बात रहने दीजिए। ये तो सेटिंग गेटिंग के बूते पे बेचारे टीवी चैनल में बैठ जाते, नहीं तो इनसे बहुत ऊपर बहुजन समाज पार्टी कोई दिखा रही है शायद इस कुछ प्रदेश कहना में, चाह रहे तो आप जो ज्वाइन यहाँ कर की लो यार, हरेक बहुजन बातों समाज को पार्टी जानता है। ज्वाइन कर लो भाई। अब सदा क्या भाई हुआ बीच में क्यों दिक्कत आ रही है? आप में बोला बड़े जा रहा भाई है, हो ना, बड़े भाई हो, आपसे कुछ तो सीखेंगे परेशानी यार। हो भाई रही है। कैसी बात कर दी आपने। कोई बात नहीं, अभी तो और होगी। बड़े भाई से कुछ चिंता तो मत सीखा कीजिए, जाए। शुरुआत सदा होगी। भाई, सदाब जी, सुजाता थोड़ा सा सुजाता जी बर्दाश्त को कीजिए। दिखा रही हैं, सुजाता जी को दिखा रही हैं कि आपके कोई वादे होंगे, शायद वो उनका एक पेपर्स में उन्होंने लिया हुआ है, जो वीडियो को कोशिश कर रही है दिखाने की। नहीं जी मैं कह रहा ना, देखिए, ये जो अरे ये बात देवभूमि भी दृष्टि दिखाइएगा, पत्र अभी हमें मत 2017 है ना भाजपा का, मैं इसमें जी। से अब कुछ इनके बातें टर्म में आपको भी बताना ऐसा है ना चाहती उपेंद्र हूँ। जी, तो इन्हीं से बुलवा लीजिए। मुझे लगता है मैं चला जाता हूँ, क्योंकि ये दिखाएंगे फिर क्यों ये डर बोलेंगे, क्यों समय रहे? दीजिए, कुछ कहेंगे देखिए, फिर ये डर क्यों रहे? बोलेंगे। अब हम डर बोलेंगे तो गए? दिक्कत हो सदा भाई जाएगी ऐसे। सुनिए, डर गए? सदा जी, डरो मत। आपने बोला कि 285% के लगभग 85% ऑलरेडी जो जी आपके घोषणा पत्र से हो चुका है, तो वो उसका जी, बता रही है कि कहाँ कमी आ रही है। आप उनको भी अब मैं सुनिए ये कह कि रहा हूँ कहाँ ना, अब दिखाना आप चाह रहे हैं। लाइव में निःशुल्क मेरे सामने होते तो कॉपी मेरे पास शिक्षा के भिजवा देते, लिए मैं भी टिक करा निःशुल्क देता। अब वहां से लैपटॉप और कागज पे टिक नहीं स्मार्टफोन करा दे पाऊंगा दिए। ना। तो हमने मैं कहा अपनी बात राजधानी गैर सैंड, हम तो मुंह से बता रहे ना क्या क्या हमने किया, वो सुनिए आप। हमने कहा सभी 0% विश्वविद्यालयों में करप्शन की मुफ्त सरकार देंगे। वाईफाई की हमने सुविधा कहा हो गई। राजधानी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण देंगे। हमने सेवारत कहा अतिथि ये व देखिए, संविदा कमाल हो गया। अब यही शिक्षकों व बताएंगी तो कर्मचारियों के समायोजन हेतु विधायी परीक्षण कर शीघ्र कार्यवाही करनी थी। शिक्षा के व्यवसायीकरण व शैक्षिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम क्या उठाए गए कड़े वाले, और विद्यालयों दें, में भवन सुन लीजिए, शौचालय हम प्रयोगशाला, ट्रांसपेरेंट लाए ना, कितनों में ट्रांसपेरेंट लाए प्रयोगशाला ना, बनाई और कितने दुर्गम अति दुर्गम पुस्तकालय सुगम सुना क्या? पुस्तकालय जो थे समझ वही में बंद आया? कर दिए। दुर्गम अति दुर्गम और और सुगम। ये आवश्यक ट्रांसपेरेंट किसे प्रयास कहते भी हैं नहीं पता कर है? पाए आप। शासकीय और अशासकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए तत्काल कदम उठाने थे, वो नहीं हो पाए। आपको तो पता ही आप नहीं मुझे है, बताइए, आपको ये तो समझ मैं में नहीं आ रहा पहला तो ही कैसे पेज बोल समझाएं? रही हूँ, आगे ये के पेज भी बता दूं आपको। और देखिए उपेंद्र जी का उत्तर 2014 दे के दीजिए। पहले सुजाता अगर जी, मोदी जी सुजाता जी, प्रधानमंत्री बन जाते, आपदा को सुजाता जी, रोक मैं बता देते, दूं जरा, मगर वो सुजाता भगवान जी, नहीं है। अब वो आपका जवाब दे रहे उपेंद्र हैं कि जी, आप में कहाँ देखिए, कमी रहेगी। उपेंद्र जी सब सुनिए, बताइए। चौहान जी, जी जी जी। देखिए नए राहुल गांधी जी के 3 बंदर आए हैं आजकल, जिन्हें न सच सुनाई देता है, न सच दिखाई देता है, न सच वो बोल पाते हैं। वो अपने मन की अपनी जितना उन्हें देखना होता है उतना देखते हैं, बाकी आके और ये जो बंदर आया है भारतीय जनता पार्टी का, ये अकेले में ही तीनों बंदरों का समावेश है, जिसको ना सुनाई देता है, जिसको ना पता है कि उसे बोलना क्या है। ये बता दो कि केदारनाथ में प्रधानमंत्री आए और TSR 1 त्रिवेंद्र सिंह रावत क्यों नहीं गए? तीरथ सिंह रावत वहां पर मौजूद थे। ये बता दे शनाब शम्स कि 3 बंदरों का समावेशी, ये बता दे कि प्रधानमंत्री ने आज कौन से पैसे खर्च करे संविधान के हिसाब से। अगर उन्होंने पैसा खर्च करा होता तो आज वो ना करा होता जो इन्होंने किया है। भगवान से बड़े जो स्वयं को समझे वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी जाते हैं इटली पोप से मिलने, क्योंकि गोवा में चुनाव है। मोदी आते हैं केदारनाथ क्योंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में चुनाव है। मोदी भेष बदलते हैं क्योंकि वे प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री की तरह वे न कभी थे न कभी हो पाएंगे। वे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जरूर हैं और बनकर रहेंगे। चाह क्या रही हैं आप? सुजाता जी, पहले एक बार उनको पास रखने दीजिए, वो बता रहे हैं। रिकॉर्ड बजाने के लिए आई है कि जो अगर मेरे नेताओं के बारे में एक अपशब्द बोलेंगे तो इनके नेताओं को नहीं छोड़ूंगी। किसने बोला अपशब्द? बता रही हूँ, अपशब्दों का इस्तेमाल करोगे बंदर तो
बंदर कहलाओगे। अरे गांधी जी के 3 बंदर कहा मैंने? गांधी जी में विश्वास कहाँ करते हो? राहुल गांधी के बंदर बता रहे थे। अरे मोदी के गुलाम, अरे मोदी के गुलाम, गप्पू के गुलाम हो, गप्पू के गुलाम। इसके अलावा तुम्हारी ना कोई पहचान, गप्पू के ये गुलाम। बिल्कुल नहीं सुजाता जी कोई बात नहीं, उन्होंने गांधी जी साथ में ऐड कर दिया है। उन्होंने अब कहा, पहले नहीं कहा। पहले भी उन्होंने गांधी जी पहले राहुल गांधी जी के 3 बंदर आपने राहुल गांधी जी इस्तेमाल किया था, वो आपने, लेकिन आपने ये पग करते रहते हैं क्या? सिर पैर घुमाते कर रहा था पोपट की तरह, वो बता। अरे ये तो बताओ, गप्पू के गुलाम, इटली क्यों गया था तुम्हारा नेता, तुम्हारा प्रधानमंत्री? पोप से मिलने क्यों गया? गले क्यों लग के आया पोप के? गोवा में है चुनाव इसलिए, और केदारनाथ क्यों आया इसलिए। राहुल गांधी जी राहुल गांधी की बात हो रही है। राहुल गांधी आए थे क्या केदारनाथ? केदारनाथ कौन आया था? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सुनिए, जो उत्तराखंड आया, आज उसके बारे में बात नहीं कर पा रही भारतीय जनता पार्टी। ये बताता है कि इनके पास नहीं है कोई तर्क, और ना ये जानते हैं कि इन्हें कहना क्या है। देवबंद की बातें करते हो, वैष्णो देवी की तस्वीरें भी आज भारतीय जनता पार्टी की IT सेल तमाम उसको वायरल कर रही है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी गई थी वहां पे, वो भूल गए। इंदिरा गांधी जी की तस्वीरें भी तो वायरल है, वो भी तो गई वैष्णो देवी। अगर देवबंद गई तो वैष्णो देवी गई, मगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है कि वो तो इनको भी नहीं पूछेंगे, अगर उनके लिए ये नहीं बोलेंगे। जो असली मुद्दे हैं उन पे बात नहीं करोगे तो जनता जवाब मांगेगी। आप बीच में इंटरप्ट करेंगी, मेरी बात नहीं आने देंगी, हर बार आप बोलेंगी, आपको हर बार में बोलना। और आप ये सोचें कि आप बोलने भी ना दे, अपनी बात बोल के चली जाए तो मुनासिब नहीं है ना। जब बोलते हैं तो सुनने का दम भी रखिए। आपने प्रश्न पूछे, बीच में आप आ गई, ये देखिए इसमें ये सदाब जी आप कंटिन्यू कीजिए कि जो आपके घोषणा पत्र में जो सब कुछ लिखा था, आपका 85% हो गया। सुजाता जी ने उसको ऑब्जेक्शन किया, दिखाया या बताया? आप विस्तार से बताइए कहां पर है ऑब्जेक्शन का। भूपेंद्र जी मजा तब आए कि ऑब्जेक्शन जब ये जो मेरा घोषणा पत्र, एक कॉपी आपके पास हो, एक कॉपी मेरे पास हो, और एक यूकेडी के पास हो, और फिर हम पॉइंट टू पॉइंट कहें। अच्छा, याद नहीं है कि क्या कहा है उसमें? अब ये याद ही नहीं और वहां से घोषणा पत्र में क्या है। अरे कागज लेके बैठने से थोड़ी समझ में आता है। अगर कांग्रेसियों को ये समझ में आ जाता कि काम कैसे होते हैं और क्या क्या योजना इम्प्लीमेंट हो गई है, हाँ, तो ये बेवकूफ बनाओ, भ्रमित करो, कह दिया काम हो गया तो विश्वास करो कि हो गया। एक काम नहीं हुआ, एक काम नहीं हुआ। अरे झूठ तो आप लोग बोल रहे हो। घोषणा पत्र सामने, कितने बच्चों को लैपटॉप दिया, कितने महाविद्यालयों में वाईफाई फ्री करवाया, बताओ बताओ ना। 2 सवाल पूछ रही हूँ, वो 2 सवाल, कितनी लड़कियों को लैपटॉप दिया, कितनी लड़कियों को? सिंपल सवाल है भाई, कितनी लड़कियों को लैपटॉप दिया, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में वाईफाई फ्री किया, इतनी सी बात पूछ रही हूँ। अरे मैडम इधर तो सुनिए ना, इधर सुनिए। हमने इस प्रदेश में, आपने कहा कि क्या क्या, अभी इंटरनेट की बात आप कर रही थी, आपको मालूम है उत्तराखंड का पहला इंटरनेट एक्सचेंज मिल गया है। अब आपकी समझ में नहीं आएगा कि हमने कहा तो था, ये कैसे पूरा हो गया, कैसे 85% बताएं। अब समझ में 85% की बात करो आप, समझ में आया? जो किया उसे मानेंगे कि किया, मगर जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की उसमें से कुछ नहीं किया। अरे इसमें तो अरे झूठ मत बोलो, कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। इसमें लिखा है कृषि उत्पादन मंडियों का विस्तार व आधुनिकीकरण किया जाएगा। कृषि मंडी कहा तो मंडी बंद कर रहे, कह रहे कृषि मंडियों का विस्तारीकरण करेंगे और आधुनिकीकरण। में PhD कर रखी है आपने, आपके नेता बेल पे हैं, नेशनल हेराल्ड घोटाले में बेल पे है आपके। बस हो गया शुरू, हो गया नहीं शुरू। अब आप कहेंगे कि मैं ना बोलूं। अरे तड़ी पार के गुलाम, तड़ी पार के गुलाम। अरे 3 मुख्यमंत्री सारे भ्रष्टाचारियों के गुलाम, और वो भी गुलाम।
गप्पू के गुलाम, ओ गप्पू के गुलाम, करने के कुछ लायक नहीं, मंत्री बदलते हैं तो देखा, लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री बदल जाता है रातों रात। भ्रष्टाचारियों की सरकार। ये तो बताओ, आज त्रिवेंद्र सिंह रावत क्यों नहीं गए केदारनाथ? क्यों निकाल दिया केदारनाथ से? आपके पहले मुख्यमंत्री को अगर इतने अच्छे थे उनके काम, और आज अगर उनके बनाए देवस्थानम बोर्ड का ना हुआ होता विरोध, तो वो जरूर होते। इस बात को बताए भारतीय जनता पार्टी कि क्यों नहीं लेके गए आप त्रिवेंद्र सिंह रावत को, जब बाकी मुख्यमंत्री मौजूद थे वहां। इसका उत्तर है कि किसानों का पैसा कांग्रेस के अकाउंट में कैसे आया? अरे ये तो बताओ, त्रिवेंद्र रावत क्यों नहीं गया? अकाउंट में कैसे आया ये तो बताओ। त्रिवेंद्र रावत क्यों नहीं गए ये तो बताओ। भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री किसने दिया? उत्तराखंड को भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री दिया भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार। और 4.5 साल हमने देखा है कि क्या किया आपने। 4 साल का मुख्यमंत्री अब हटाया क्योंकि वो भ्रष्टाचारी है। उसको केदारनाथ नहीं लेके गए क्योंकि वो भ्रष्टाचारी है। प्रधानमंत्री वहां पर गए, वहां पे तीरथ सिंह रावत थे जो बस कुछ महीनों के मुख्यमंत्री थे, परंतु वहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत नहीं थे। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के कामों पे ये नहीं जाएंगे जनता के बीच। कह दो ये हड़ताल प्रदेश बनाया है। ये बताओ कि जो बच्चे बैठे हैं धरना स्थल पर, उनसे बात किया नहीं। 22,000 की नौकरी की बात करते हैं ये झूठे, और 102 यूपीसीएल पिटकुल का एग्जाम क्लियर करने वाले उनको भर्ती नहीं देते क्योंकि कहते हैं पैसे नहीं है इनके पास। फार्मासिस्ट की बात ये नहीं सुनते जब तक हम नहीं उठाते उनकी आवाज। घोटाले करते हैं, कमाल है। भर्तियां इन्होंने करी नहीं, घोटाले पे घोटाले बताती हूँ कैसे किए। सब एग्जाम के फॉर्म आपने भरवाए हैं और लाखों नहीं करोड़ों रुपए इकट्ठे किए हैं इस सरकार ने, और एग्जाम केवल पोस्टपोन। कुछ नहीं, ये है भ्रष्टाचार। रहम आ सकता है आपके ऊपर। रहम तो आप अपने ऊपर कर लो क्योंकि अभी जनता बताएगी आपको, क्योंकि आपके ऊपर रहम आप खुद कर लो। नेता भ्रष्टाचारी सुजाता जी, आई एम सॉरी, मैं नहीं सुनूंगी इनकी बात। आई एम सॉरी, अगर ये बोलेंगे तो बोलने नहीं दूंगी। मीनाक्षी जी भी बैठी हैं। हम आपसे यहाँ कबड्डी खेलने आए हैं क्या? सदाब जी, एक बार मीनाक्षी भी बैठी हैं, मीनाक्षी जी से भी एक बार इस पे जवाब दे देते हैं। मीनाक्षी जी, आप इस मुद्दे को कैसे देख रहे हैं कि आज पीएम मोदी ने, अगर आप बात करें कि उत्तराखंड में आए, एक सिर्फ बात हो रही कि मंदिर के पूजा का एक लाइव शो, लेकिन उन्होंने जो इतनी बड़ी सौगात दी है, 225 करोड़ रुपए का उन्होंने ऑलरेडी काम हो चुका है, लगभग 409 करोड़ रुपए उत्तराखंड में वो लगा रहे हैं। ये एक अच्छी शुरुआत है उत्तराखंड के लिए। इसको भी एक अच्छे तौर पे देखना चाहिए ना कि बीजेपी में अगर बात कर रहे हैं कि कुछ कमियां हैं तो कुछ अच्छाई भी होगी शायद। इसके बारे में आप उत्तराखंड के जो हमारा एक यहाँ पर एक कहते हैं रोड की बात कर रहे हैं, या जितना भी अनावरण हो रहा है, जो हमारे नए कार्य हो रहे हैं जी। देखिए, क्या मैं सबसे पहले एक सवाल करना चाहूंगी कि क्या 2017 से पहले केदारनाथ की अहमियत कम थी? क्या ये जो धाम है, क्या वो किसी तरह कमतर माना जाता था? नहीं, लेकिन आज क्यों ऐसा सुविधा की बात हो रही है, सुविधा दी जा रही है। आप ये देखिए ना, सुविधा बढ़ रही है। मैं वहीं पे आ रही हूँ, उसी बात पे आ रही हूँ कि सुविधा जो है, मोदी जी ठीक है जो काम कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है हमारे केदारनाथ में, लेकिन जो केदारनाथ की जो एक वैल्यू थी, धार्मिक जो वैल्यू थी, उसको इस तरह से प्रचार और प्रसार करना अपने राजनीतिक हित के लिए, देखिए वो गलत है। जो मोदी जी, हम लोग सभी लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पे राजनीतिक प्रचार हो रहा है, किस तरह से मोदी जी वहां पे आके इतने महंगे महंगे कैमरेज लेके आते हैं। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी, अगर हम हिंदू धर्म के हैं, मैं उत्तराखंड की हूँ, मैं एक छोटी सी सिर्फ उत्तराखंड की बात करूंगी कि हम लोगों के मतलब जितने भी जो हमारे पूजनीय स्थल हैं या धाम है, वहां पे स्पेशली कैमरा ले जाना वर्जित होता है, वहां पे कैमरा ले जाना अलाउड नहीं होता। लेकिन ऐसा क्या है कि केदारनाथ को आप इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो
कि वहां पे जाके आप उसके गर्भगृह में जाके आप कैमरा लेके अपना एक पावर वहां पे दिखा रहे हो। मतलब आपको सिर्फ प्रचार में पावर दिखानी है। बेसिकली 2017 में भी जब मोदी जी यहाँ आए थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि उत्तराखंड के एक आम व्यक्ति होने के नाते हम लोगों ने भी उनपे भरोसा किया था कि हाँ, कि हो सकता है कि शायद डबल इंजन की सरकार हो जाए तो यहाँ पे जो है कुछ अलग ही एक यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगा। जो उत्तराखंड इतना बैक में जा रहा है वो कुछ आगे बढ़ जाएगा। लेकिन आज प्रॉब्लम ये है कि कोई भी चीज जो हो रही है उत्तराखंड में वो सिर्फ दिखावे के लिए हो रही है। हम लोग देख रहे हैं कि अभी शादाब जी ने बोला कि शायद मुझे लगता है कि 85% काम, मतलब आप ही कंफर्म नहीं हो, अभी आप ही कह रहे हो कि मुझे लगता है, मतलब आप, हमने पूरा श्योर शॉट बोला। ये फैक्ट है कि जो भी घोषणाएं और वादे हैं वो सिर्फ पोस्टर में और बैनर्स में पूरे हुए हैं, असल में धरातल में वो कुछ भी पूरे नहीं हुए हैं। अगर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो जितना भी पैसा चारधाम प्रोजेक्ट में लग रहा है उससे ज्यादा तो वहां पे आपदा आ रही है, उससे ज्यादा तो वहां नुकसान हो रहा है। तो आप उस नुकसान का कैलकुलेशन भी तो बताइए ना, मतलब कितना नुकसान वहां पे उन कारणों से हो रहा है। अगर अभी जो नुकसान हुआ है लगभग 7,000 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है, जिसकी अभी रिकवरी नहीं हुई। भूपेंद्र जी मैं उत्तर दे दूं? जी जरूर। देखिए डेवलपमेंट एक बार उत्तर दे रहे हैं, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं जी, पहले एक बार उनको जवाब दे देते हैं। मीनाक्षी जी ने जो बोला, मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर हम आपदा प्रदेश हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हमारे यहाँ हर साल आपदाएं आती, तो क्या हम अपने यहाँ डेवलपमेंट बंद कर दें? जो कांग्रेस ने करके रखा कि हमें एक तरफ छोड़ के रखा, फिर क्यों बनाया था प्रदेश? अभी अगर हमें काम ही नहीं कराना। मीनाक्षी सुनिए ना प्लीज, आपने बोला, मैंने सुना ना, आपको मेरा उत्तर आने दीजिए। मैंने कहा कि इस डर से कि हमारे यहाँ आपदा आएंगी, हम तो कभी अपने पैरों पे खड़े ही नहीं हो पाएंगे। हमें तो लगा कुछ पहाड़ में करने की जरूरत नहीं कि हमारे यहाँ तो आपदा आ जाती है। ऐसा नहीं होता है, हमें परेशानियों से लड़ते हुए आगे बढ़ना है। और हमारे बड़ों ने, उत्तराखंड के लोगों ने, तमाम लोगों ने बहुत मेहनत की है। हमारे बाप दादाओं ने पहाड़ों से खोद खोद के उस पथरीली जमीन में फसलें उगाई। हम ये कह सकते हैं कि हमारे लोग मेहनत से भागने वाले लोग नहीं। हम चींटी की तरह लगातार संघर्ष करेंगे। दैवीय आपदा आती है, आती रहे, लेकिन हम संघर्ष करते रहेंगे। हमने उत्तराखंड को, मीनाक्षी, हमें पता है आप लोग बहुत अच्छी बातें करते हैं सर। बातें, प्रॉब्लम यही है कि बीजेपी रुकिए ना, ऐसे अगर हम कृषि की भी बात करें तो कृषि के क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट हुआ है? अगर हम एक नॉर्मल इंसान की तरह हम पहाड़ के लोगों के साथ बता पाऊंगा ना। मीनाक्षी जी अभी वो अपना पक्ष रख लेते हैं। मीनाक्षी हमारा भरोसा था ना, जो भरोसा है ना वो खत्म हो चुका है। अब वो सिर्फ बातें लगती है। अगर आपको भी नहीं सुन रहे हैं तो मुझे लगता है कि मेरा बोलना बेकार हो जाएगा। मीनाक्षी जी एक बार सुन लेते हैं कि शादाब जी कंप्लीट क्या करना चाह रहे हैं, वो क्या पहले कंप्लीट कर लेते हैं कि वो क्या समझा रहे हैं, कि क्या शायद वो आपको उनकी बात समझ में आती है कि नहीं आती, क्या वो हुआ है धरातल पे। एक बार पहले पूछ लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, जब लोग मन बना के बैठ जाते हैं कि कुछ लोगों ने चुनाव की दृष्टि से केवल विरोध करना है, तो आप सोए हुए को जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसे जगाना बड़ा मुश्किल होता है। और मैं ये कह सकता हूं कि जो लोग गैरसैंण की बात करते थे, जब गैरसैंण राजधानी बनाई तो उनके मुंह से एक दो शब्द नहीं निकल रहे हैं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी और आपकी सरकार की उपलब्धि है। इस प्रदेश को हमने अटल आयुष्मान योजना दी, हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए का कार्यकाल में नहीं हो रहा है। गैरसैंण की जवाब दूं सर, गैरसैंण में क्या पूर्णकालिक राजधानी नहीं बन सकती थी? क्या आपको लगता है कि हमें दो राजधानी, वहां तक बना दी, हमारा उत्तराखंड जो है वो दो राजधानियों का बातों से नहीं होता मीनाक्षी जी। सर मैं वही कह रही हूँ, बातों से नहीं होता है, बातों हिलाने से नहीं होता कि आप नहीं नहीं बन सकती थी। ये आपका तो मुद्दे खत्म हो गए, आपके पास तो मुद्दे नहीं बचे, हटा दिया गया। सब लोग त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने वहां जमीन खरीदी, समझ में नहीं आ रहा वो कानून हटा के वहां जमीन खरीदी गई। हाँ, उसके बाद आप ग्रीष्मकालीन राजधानी बना रहे हैं। आखिर आप न्योता किसे दे रहे हैं? भूपेंद्र जी मुझे भी जाना है। मैं एक आपसे और मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा। सिर्फ शादाब जी आपके लिए क्वेश्चन है कि अभी जो है काफी दिनों से पेट्रोल के जो रेट थे वो बढ़ते चले जाए हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गए, 107, 108, लेकिन अचानक ये बिल्कुल ऐन मौके पे, मतलब इलेक्शन से पहले ये 5-7 रुपए का जो अभी एक कम हुआ है, क्या ये पहले कम नहीं हो सकता था कि इसको रोका जाता, या बढ़ा करके कम करना?
चौहान जी, आपको दो बात समझनी पड़ेगी। जब इस देश में कोरोना आया और हम लोगों ने देखा कि हमारे बच्चों की जिंदगियों पे, हमारी जिंदगियों पे एक कहर आ गया है, दैवीय आपदा आ गई है कोरोना के नाम से, तो हम सब लोगों ने इकट्ठा होकर ये कहा, मोदी जी वी वांट लॉकडाउन। लॉकडाउन का मतलब था सब बंद कर दीजिए, हमें घर में रहेंगे, हमारे बच्चों की जिंदगी बच जाएं, हमारे अपने बच जाएं। और सबने साथ भी दिया, सबने साथ दीजिए, जो बहुत जल्दी रिकवरी हुई है। जी, मैंने कहा, हमने मोदी जी से लॉकडाउन मांगा, लॉकडाउन मिल गया। हम सब जानते थे पूरे देश बर्बाद हो गए, उनकी जीडीपी समाप्त हो गई, पूरे देश कोलैप्स होकर उनकी अर्थव्यवस्थाएं नीचे गिर गई। लेकिन हिंदुस्तान अपने पैरों पे खड़ा है। हम सब जानते हैं कि सरकारें, जब आपका काम एक दिन का लॉस कितना बैठता है, और यहाँ तो महीनों और सालों की लाइन लग गई, उस दौरान, उस हालात में देश को एक साथ जोड़ के देश के प्रधानमंत्री ने रखा और कहा, हम लोग कहते थे मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या संघर्ष करो, क्या साथ दें? 4 रुपए पेट्रोल पे बढ़ गए, 10 रुपए पेट्रोल पे बढ़ गए, ये आप, और क्या उतरा देश के लोगों ने? यही तो कहा था, मोदी जी अगर महंगाई हो देख लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन कोरोना से हम अपने बच्चों को मरता हुआ नहीं देखेंगे। जब पूरी दुनिया त्राहिमाम हुई, देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन किया, उसका नतीजा था कि हम कोरोना से बेहतर स्थिति में, अमेरिका से और देशों से, हमारे यहाँ तो त्राहिमाम हो जाता जो हमारे यहाँ स्वास्थ्य महकमों के हाल थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने और देश के लोगों ने मिलकर ये कोरोना काल में जो काम किया, रियलिटी ये है कि कोरोना से बहुत लोगों की मौत आप हुई है। अगर झेलेंगे तो महंगाई बढ़ती है, उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री आपको छूट दे रहे हैं, ये बड़ी बात होती है। वो ये चाहते हैं सुविधाएं होनी चाहिए थी, भार भी ना पड़े, लोगों को, देश की अर्थव्यवस्था ये सच्चाई है। पड़ोस में दुश्मन देश है, वो अपनी निगाहें गड़ाए हुए बैठा है। पाकिस्तान बराबर में आए दिन कोई ना कोई शरारत करना चाहता है, उन सब लोगों को भी देखना है और देश की अर्थव्यवस्था को बचाते हुए आगे बढ़ना है। मुझे लगता है जो लोग समझदार हैं वो इन बातों को समझ रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग जिन्हें केवल और केवल ड्रामा करना है, नौटंकी करनी है, उन लोगों की ना समझ में आया था ना आएगा। उनकी समझ में एक ही भाषा आती है, वोट की चोट, और जनता इस वोट की चोट से इन लोगों को यही तो सुनना चाहती है, समझना चाहती है कि आखिर किया क्या है। लेकिन एक सवाल और है मेरा, कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, ये सरकार को भी पता है और आपको भी पता है, जनता को भी पता है, उससे महंगाई बढ़ेगी। आज आप सरसों के तेल की बात करें, रिफाइंड के तेल की बात करें, टमाटर की बात करें, प्याज की बात करें, क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट में आप जो ईंधन यूज करते हैं वो डीजल या पेट्रोल यूज होता है, जिसकी सबसे ज्यादा। चौहान जी, कि हम कितना इंपोर्ट करते हैं खाने का ऑयल जी, ईटिंग ऑयल हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं विदेशों से? आपको जरा पूरे वो देख लीजिए, दुनिया में बढ़ा है, हमारे यहाँ नहीं बढ़ा। पूरी दुनिया का एनालिसिस कर लीजिए, जिस दिन आप कहेंगे बैठ जाइए, एक टॉपिक इस पे रख लीजिए, बढ़ती हुई महंगाई पे, और सारी कंट्रीज जो आपके अड़ोस पड़ोस की है सबको उठा लीजिए, आपको पता चलेगा देश और दुनिया की अगली बार इसमें भी एक पूरा। चौहान जी एक मिनट, एक बात जरूर कहना चाहती हूँ। ये बातें करें कि सारी दुनिया में बढ़ा है, ये हुआ वो हुआ, तो ये मुझे बता दे कि 2014 में 105 रुपीज 105.71 USD था क्रूड ऑयल का दाम। आज क्रूड ऑयल का दाम क्या है, इसके बारे में ये बता दे कि ये कम है या ज्यादा है, और अगर नहीं है तो ये मतलब कंपैरिजन किस बात का कर रहे हैं। उस वक्त पेट्रोल के दाम थे 71 रुपीज 41 पैसा पर लीटर, डीजल था 55 रुपीज 49 पैसा। आज क्रूड ऑयल का दाम कितना है? $85 है ना, मतलब 105 से 85 तो आया है, और उस समय पे 98 रुपीज 42 पैसा आप जो है दाम बना दे रहे हैं, या 100 रुपीज बना दे रहे हैं, या उससे ज्यादा। उसमें अगर आप एक साल में अगर आप इनका देखेंगे, इन्होंने बढ़ाए करीबन 13 रुपए, और 13 रुपए बढ़ा के अगर 5 रुपए कम किए और फिर एक दिन में 35 पैसे बढ़ा देते हैं, तो आप क्या प्रूव कर रहे हैं? लोग इतने बेवकूफ नहीं है। एक्साइज की बात ये करते हैं, तो पेट्रोल पर जो एक्साइज था यूपीए की सरकार के समय पे 9 रुपीज 48 पैसा था, और आज एक्साइज जो है, मतलब आप 5 रुपए उसमें से घटा भी दे तो 27 रुपए 90 पैसे अभी भी है। तो क्या ये 27 रुपए 90 पैसे में से कुछ भी थोड़ा बहुत भी बढ़ाते तो 25 रुपए तो कम हो सकते हैं ना अभी, और लेकिन ये करेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने जनता को ऐसा बना देना। देखिए, इसका कारण है कि जनता त्राही करेगी तो वो अपनी जिंदगी में उलझी रहेगी कि किस तरह से हम सरवाइव करें। और मोदी जी उनके, आप बताइए ना, 80 करोड़ लोगों के भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, एक सेकंड, छोटी सी बात कह रही हूँ, छोटी सी बात, कि 80 करोड़ लोगों के खाते में स्टेट का जो टैक्स ले रहे हैं रेवेन्यू वो कम करा दीजिए। चलिए, मैं बता रही हूँ, छत्तीसगढ़ में कम है,
चेक कर लीजिए, डेटा मेरे पास है। छत्तीसगढ़ का बताऊं क्या? कितना ले रही है? छत्तीसगढ़ का बताऊं क्या? सुन लीजिए ना, मेरे पास डेटा है, मैं बिना डेटा के नहीं बात करती। राजस्थान, महाराष्ट्र। अरे मैं आपको बता तो रही हूँ भाई, सारे तो नहीं निकाल के रखूंगी, लेकिन छत्तीसगढ़ का सुन लीजिए, वो भी निकाल के ले आऊंगी मैं, वो भी लेके आऊंगी। छत्तीसगढ़ में बहुत पहले ही कम कर दिया गया था। और सुन लीजिए, सेंट्रल एक्साइज और ड्यूटी प्लस रोड सेस 19 आज का बता रही हूँ 19.48 पर लीटर है। और आज की तारीख में वैट, सुन लीजिए, वैट पहले ही कम करा जा चुका है छत्तीसगढ़ में, और आज की तारीख में वहां पे 16 रुपीज 59 पैसा पर लीटर है। और उनका रिटेल सेलिंग प्राइस रायपुर का बता रही हूँ आपको 78 रुपीज 01 हो गया है। क्यों? क्योंकि ये 5 रुपए और कम हुए हैं इस वजह से। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, उधर कुछ कम और नहीं किया, लेकिन 78 पर पहुंच गया। तो ये क्या बता रहा है आपको? ये बता रहा है कि छत्तीसगढ़ में आसपास के राज्यों से भी कम रहा है। और डीजल के प्राइस भी अगर आप देखेंगे तो उसी तरह से। खैर, मैं जो बात कह रही हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि इतनी जो महंगाई है, उस महंगाई के बारे में आप कुछ बोलेंगे क्या? जनता ये सवाल नहीं पूछ रही है आपसे? ये एक मुद्दा हम इसके बाद 1-2 दिन में ये मुद्दा रखेंगे, ताकि पूरी डिटेल लेकर के हम इस पे भी मुद्दा रहेगा। और आज के लिए इतना ही काफी है, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोबारा से हम कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे को कैलकुलेशन के साथ ऑन डॉक्यूमेंट हम बैठेंगे, ताकि पब्लिक को भी और आपको भी जवाबदेही का भी पता रहेगा कि हमने ये यहाँ पे कम किया या ज्यादा किया है किस स्टेट में, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी स्टेट हो। यानी कि अपनी अपनी एक आप होमवर्क करके उसके बाद उसे रखेंगे, ताकि जो है जनता को पता लग सके कि कौन सी पार्टी कितना देश में लोगों के लिए आगे बढ़ के कार्य कर रही है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हस्तक्षेप में नेक्स्ट टाइम के लिए जरूर आपको हम इसके लिए एक मौका देंगे, ताकि एक अच्छी बहस हो, एक अच्छा परिणाम निकले। धन्यवाद।